नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक पेपर है, उसके जो टीचिंग मेथड के प्रश्न हैं उसको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये पेपर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती शिक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग का 2018 का पेपर है। और इस मेरे पास ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाई है ये पेपर की, तो ये मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। और मैं आपके सामने अभी जो शिक्षण विधियों के जो इस पेपर में प्रश्न है उसको सॉल्व कराऊंगा। और उसकी जो आंसर है वो मेरे मन से नहीं दे रहा हूँ मैं, इसके पीछे जो आंसर शीट लिखी हुई है उसके अंदर से मैं ही आपको उसके उत्तर बताने वाला हूँ। मेरे मन से बता के मैं आपको भाई कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो मैं भी गलत बता सकता हूँ, इसीलिए मैंने पहले इसको देखा है और फिर आपके सामने जो उत्तर मैं पेश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसके जो प्रश्न हैं, जो टीचिंग मेथड के प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न, इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो गणित शिक्षण में कौशल के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। गणना करना, ज्यामितीय आकृतियां और लेखा चित्र खींचना, सारणी एवं चार्ट को पढ़ना एवं खींचना। सारणी बनाना एक कौशल है, समय बाद एक स्किल है, इंग्लिश में इसे स्किल बोलते हैं, तो ये भी एक स्किल है और ये भी एक स्किल है आकृतियां बनाना। और निष्कर्षों की पुष्टि करना, मतलब आपके पास जो रिजल्ट आया उसको वेरीफाई करना, वो भी एक आपके अंदर कौशल होता है। लेकिन एक कैलकुलेशन करना, 2+2 4 होते हैं, इसमें कोई कौशल यूज नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अनुदेशनात्मक उद्देश्य के निर्धारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कौन सा बिंदु है जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है उसके निर्धारण के दौरान आपको बिल्कुल ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, विद्यार्थियों का स्तर, कोई भी विद्यार्थी है उसका स्तर आपको पता नहीं होगा तो आप उसको कैसे पढ़ा पाओगे, समझ में आई बात। और विद्यार्थियों का मनोविज्ञान आपको पता होना चाहिए, और कक्ष का आकार और शिक्षण अधिगम स्थितियाँ, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन होती है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन कक्ष के आकार से इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये बिल्कुल आवश्यकता तो है लेकिन बहुत ज़रूरी आवश्यकता ये नहीं है। आपने क्या किया, एक कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और लेकिन बच्चों को तो कुछ नहीं आता है। अब आपने वहाँ पर समाकलन पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चों को तो त्रिकोणमिति का नॉलेज नहीं है, तो बच्चे कुछ हासिल कर पाएंगे क्या? बिल्कुल हासिल नहीं कर पाएंगे। ये है 106 प्रश्न। 107वां प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है। मतलब आगमन विधि है उसके सोपान का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 में उदाहरण, विशिष्ट उदाहरण पहले करेंगे, उसके बाद उसका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद उसके सामान्यकरण के करेंगे। इंग्लिश में ठीक रहेगा, इसीलिए इसको इंग्लिश में पढ़ो आप। विशिष्ट उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसे जनरलाइजेशन करेंगे। क्या ये क्रम सही है? क्या पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद जनरलाइजेशन, ये राइट है? या फिर ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल, जनरलाइजेशन, ये राइट है, उसके बाद टेस्टिंग, ये राइट है? या फिर पहले एग्जाम्पल, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसका जनरलाइजेशन, उसके बाद उसका टेस्टिंग? तो इसमें राइट कौन सा होगा? राइट ये है, राइट होगा ऑप्शन नंबर 4। ये राइट क्यों होगा? क्योंकि बच्चे के सामने पहले उसके सामने उदाहरण पेश करेंगे, फिर वो बच्चा उदाहरण को देखेगा, उसका निरीक्षण करेगा, फिर वो उन उदाहरणों को देखकर वो एक सामान्य धारणा बनाएगा, फिर उसको वो दूसरे पर टेस्ट करेगा, दूसरे एग्जाम्पल पर टेस्ट करेगा। अगर वो सेटिस्फाई, तो ये राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। फिर वो दूसरे कोई भी एग्जाम्पल है भाई, जो आप कोई भी नियम बनाते हो तो वो नियम सभी पर लागू होना चाहिए। इसका मतलब
तभी नियम होगा, तभी वो बच्चा दूसरे पर कोई दूसरे एग्जाम्पल पर टेस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला के विधि से संबंधित नहीं है, मतलब प्रयोगशाला से संबंधित कौन सा नहीं है। तो प्रयोगशाला से कौन सा संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। माने प्रयोगशाला विधि क्या होती है, बच्चा कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है वो होती है प्रयोगशाला विधि है। और उसके अंदर बच्चा क्या करता है, सबसे पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। बिल्कुल बच्चे के सामने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी सहायता से वो एक सूक्ष्म रिजल्ट की तरफ अग्रसर होता है। करो और सीखो ये भी राइट है, ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, बच्चे को सब कुछ ज्ञात होता है लेकिन वो एक नियम की ओर जाता है, मतलब नियम की ओर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नियम की ओर जाता है और उदाहरण से अगर कोई नियम की ओर जाता है मतलब उसको उदाहरण होता है, मेरी बात सुनिए। तो कुल मिलाकर इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनिश्चित से निश्चित की ओर नहीं होता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है ऐसी अध्ययन की विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से या समूह में रहकर कार्य एवं अध्ययन करते हैं। इस दौरान नियमित रूप से अध्यापक से निर्देशन प्राप्त करते हैं, उन्हें अपनी प्रगति से अवगत कराते हैं। कौन सी विधि है, तो ये कौन सी विधि है बच्चे, क्या होता है कि एक अध्ययन की विधि है जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में काम करता है और समूह में रहकर कोई अगर अध्यापन करता है, इसके मतलब ये कौन सी विधि होगी, ये आपके पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होगी। ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब किसी अध्यापक की देखरेख में अगर कोई विद्यार्थी अपनी प्रगति को आगे बढ़ा रहा है तो वो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि हो जाएगी, देखरेख की विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है हमारे पास कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कौन सा गुण है जो गणित के अध्ययन से विकसित नहीं होता है, तो गणित के अध्ययन से रटने में विश्वास गणित वाले बिल्कुल नहीं करते हैं, बाकी सब में विश्वास करते हैं। गणित वाले भगवान में भी विश्वास करते हैं, गणित वाले सब में विश्वास करते हैं, लेकिन गणित वाले को रटना और रटाफिकेशन उसको बहुत ही बिल्कुल बेकार लगता है। इसीलिए गणित वाले समस्या समाधान में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अगर उसके सामने कोई भी समस्या रख देते हैं तो वो बहुत ही एक अद्भुत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके उस समस्या का निदान करते हैं। लेकिन गणित के विषयों के अंदर अमूर्त चिंतन भी होता है। आपको मैंने कोई समाकलन अवकलन दे दिया, अब आपको दिख रहा है क्या समाकलन अवकलन, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका एक चिंतन है, वो एक अमूर्त चिंतन है। दिख नहीं रहा है लेकिन उसका थिंकिंग कर सकते हैं, इसका मतलब एक मूर्त चिंतन है। ऑप्शन नंबर 4 में तार्किक चिंतन है। गणित वाले विद्यार्थी, अगर कोई विद्यार्थी गणित का है तो उसमें एक तर्क से अगर कोई रिजल्ट को सोचने की क्षमता होती है, उसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर एक तार्किक चिंतन जैसी एक प्रभावपूर्ण चिंतन की विचारधारा उसके अंदर उत्पन्न हो चुकी होती है। इसका मतलब तर्क करता है कोई भी, गणित तर्क वाले होते हैं। गणित कैसे, अगर मैं आपको लिख लूँ 2 + 2 = 5 लिखूँ तो आप पूछ लोगे सर ये कैसे हुआ, इसका मतलब आपके अंदर एक तर्क करने की आदत उत्पन्न हो गई है। इसका मतलब आपका जो चिंतन है वो एक तार्किक चिंतन है। समझ में आई बात। अगला हमारे पास, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थी की विशेषता मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है। गणित में मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है, कौन सा है, देखिए ये शुद्धता, सटीकता और यथार्थता विकसित करता है। बिल्कुल सही बात है। गणित से मौखिक कार्य से बच्चों में एक शुद्धता उत्पन्न होती है, बच्चों में एक सटीकता होती है, बच्चों में एक यथार्थता का गुण होता है। इसका मतलब वो बच्चा गणित में अगर कोई मौखिक कार्य करता है तो इस प्रकार के गुण उसमें विकसित होना स्वाभाविक है। ये एक विवेक को बढ़ाता है, मतलब सोच को बढ़ाता है, अपन बुद्धि को तेज करता है। अगर आप कहोगे कि बच्चा या
जल्दी जल्दी मेरे को 50 तक गिनती, अरे 50 तक पहाड़े सुना। इसका मतलब बच्चे के अंदर मौखिक कार्य में वो बच्चा होशियार है। इसका मतलब वो बच्चा मौखिक कार्य में होशियार कब होगा, जब वो बच्चे के अंदर एक तार्किक चिंतन जैसी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है, तभी ये संभव है। अगला हमारे पास है कि गलती होने की स्थिति में मानसिक निरस्तीकरण कठिन होता है। ये मेरे हिसाब से मुझे डाउट लग रहा है। ये एक अच्छा मानसिक अभ्यास है। इसका मतलब राइट कौन सा होगा, ये गलत है। ये विशेषता मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है। समझ बात। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम गणित के शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा, जो शिक्षण के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष का समग्र चित्र समझा सके। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम, ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जिसकी सहायता से गणित के शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा, जो शिक्षण के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के समग्र चित्र समझा सके। ये कौन सा सिद्धांत होगा जिसके द्वारा विद्यार्थी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के समग्र मतलब चित्र के द्वारा उसको अगर रिप्रेजेंट करें तो कौन सा सिद्धांत उसके अंदर उपयोगी होगा। दूरस्थ शिक्षा तंत्र, ये गलत बात है। तो शैक्षिक प्रणाली एवं समाज, ये भी गलत है। शैक्षिक प्रशासन, ये भी गलत है। तो राइट कौन सा होगा। अगर कोई बच्चा शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग करता है, शिक्षण के सिद्धांत या दर्शन का उपयोग करके कोई भी विद्यार्थी गणित को पढ़ता है और गणित के अंदर अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो गणित के सिद्धांत को उपयोग में लेता है। इसका मतलब गणित के शिक्षण के जो सिद्धांत और शिक्षण के जो दर्शन होते हैं ना, प्रिंसिपल एंड फिलोसॉफी ऑफ टीचिंग, वो बहुत ही मायने रहती है गणित के अध्यापक। अगला है हमारे पास 113 प्रश्न नंबर देखो। 113 प्रश्न नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी की विषय संबंधी कौशलों की प्रवीणता का स्तर एवं विषय संबंधी आधारभूत संकल्पना प्रक्रियाएं एवं सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है, क्या कहलाता है। मतलब एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी की विषय संबंधी कौशल होती है ना, अगर कोई बच्चा विषय संबंधी कौशल में प्रवीणता का स्तर होता है, उसको अगर कोई प्राप्त कर ले। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बच्चा है जिस बच्चे को मतलब हर तरीके से वो बच्चा केवल गणित के अंदर होशियार है और बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है। इसका मतलब उसके अंदर एक मतलब आपने कैसे पता लगाया उसकी गणित में होशियार है। भाई आपने बच्चे के अंदर कौशलता और प्रवीणता, विषय संबंधी आधारभूत संकल्पना और परिकल्पना का मापन किया। आपको कैसे पता, आपको मैं आपके एक बच्चे लाऊं और आपको कह दूं कि का पता लगाइए गणित में कैसा है, तो आप जाते ही उसको देख के पता लगा सकते हो क्या या फिर उसको कहूँगे कि भाई अभी आपके सामने आपने मेरे सामने बच्चा लाया और इस बच्चे को पूछा कि भाई 5वीं में परसेंटेज कितने थे, और बच्चा अभी आपके पास पढ़ रहा है 8वीं, अभी बच्चा पढ़ रहा है 12वीं में, और उसको आप कहोगे कि 5वीं में तेरे परसेंटेज कितने हैं, तो वो होता है भविष्य सूचक परीक्षण। मतलब आपको मैंने बोला है भविष्य सूचक परीक्षण। इसके सहायता से भी पता नहीं लगा सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण से भी पता लगे, कमजोरियों का पता लगा कि आप उसको नहीं पता लग सकते कि बच्चे ने कितना हासिल किया। तो हासिल कराना मतलब अचीवमेंट अगर बच्चे का कैसा है, उसकी संप्राप्ति परीक्षण की विचार, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, संप्राप्ति परीक्षण। अगला हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निम्नात्मक प्रश्नों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निम्नात्मक प्रश्नों के उदाहरण हैं। निम्नात्मक प्रश्न कौन से उदाहरण है। त्रिभुजों के तीनों कोणों की जोड़ होती है वो 180, ऑप्शन नंबर बी में 170। दूसरा है प्रतिच्छेदी वृत्त संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, असत्य बात है, असत्य। त्रिभुजों की कितनी भुजा होती है,
क्या ये निबंधात्मक है या फिर ये निबंधात्मक है? ऑप्शन नंबर 4 में देखो, सरल रेखा को परिभाषित कीजिए तथा इस परिभाषा की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक साथ ले लिया जाए तो वह तीसरी भुजा बड़ी होती है। तो ये एक आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये एक निबंधात्मक प्रश्न दिख रहा है आपको, बाकी सभी निबंधात्मक प्रश्न नहीं है। तो निबंधात्मक प्रश्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है गणित की परिभाषा ज्ञात कीजिए, जिसमें ये सिद्ध कीजिए कि किसी, तो ये राइट हो जाएगा अपने। ओके, अगला है ये निबंधात्मक, बाकी ये निबंधात्मक प्रश्न नहीं है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न ही आपको चेक करना था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें पूरे मन से सामाजिक वातावरण पूरा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोजेक्ट होता है जो आपके सामने प्रोजेक्ट इज ए होल, मतलब मेरे कहने का मतलब एक प्रोजेक्ट होगा वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होगा जिसको पूरे मन से, अगर आपके सामने कोई बच्चा बोल ले, अगर आपके सामने कोई बच्चा होता है वो एक प्रोजेक्ट को कार्य को पूरा करता है तो वो एक बड़ी मन से बड़ी लगन से उस कार्य को पूर्ण करता है। इसका मतलब उसने अपने मन से सामाजिक वातावरण में उसको पूरा किया है। इसका ये परिभाषा किसने दी? प्रोजेक्ट की परिभाषा, ये परिभाषा किसने दी? तो देखो, प्रोजेक्ट होती है ना, प्रोजेक्ट को सही ढंग से अगर पेश करने के लिए उसके अंदर कील ठोरनी पड़ती है। भैया आपके सामने कोई प्रोजेक्ट है, उसको आप दिमाग से, मन से, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसको पूरे मन से अगर काम करोगे, मन से अगर काम करोगे तो मन से बनाया हुआ प्रोजेक्ट अच्छा होगा, और अच्छा होगा प्रोजेक्ट उसको घर पर लेके जाओगे, और घर पर लेके जाओगे तो उसको कील की सहायता से दीवार में घुसा दोगे। तो किल पैट्रिक ऑल्सो वसना, कील की कील ठोरोगे उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, तभी वो पूरा होगा, आपकी सामाजिक वातावरण में आएगा। घर पर लाओगे तभी सामाजिक वातावरण में आएगा। और सभी को कैसे दिखेगा? जब वो किल होगी, कब वो आपके समाज में होगा, आपके घर पे होगा, ठीक है। सामने कब दिखेगा? जब किल ठोर के उसको अंदर डाल देंगे। समय बात। 116 प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है? आपको पता लगाना है कि गणित क्लब का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो गणित क्लब का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखिए, ये विद्यार्थी में गणितीय अभिव्यक्ति का आरंभ एवं विकास करता है। क्या ये सही बात है? भाई गणित क्लब होगा ना, गणित क्लब मतलब गणित का क्लब बनाया आपने, गणित क्लब बनाया तो उसकी सहायता से आप, मतलब गणितीय क्लब होता है, उसकी सहायता से आप गणितीय अभिव्यक्ति का आरंभ एवं विकास करता है। ये बात सही है। अगला है, गणित क्लब विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करने का माध्यम हो सकता है। ये भी बात सही है। अगला है, गणित क्लब की सहायता से विद्यार्थियों में मनोरंजनात्मक गणित के अवसर मिलते हैं। ये भी बात सही है। लेकिन ये बात गलत है कि केवल इसने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बाह्य विशेषज्ञों को सुनने का अवसर प्रदान करता है। आपको एक गणित क्लब आया तो उसके अंदर आपके स्कूल के जो कमजोर विद्यार्थी होंगे वो भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे, और जो प्रतिभाशाली बहुत ही होशियार लड़के होंगे वो भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे। इसका मतलब इसके अंदर केवल प्रतिभाशाली छात्र नहीं हो सकते, बल्कि उसके अंदर समस्त प्रकार के छात्र होते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 117 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता को नहीं दर्शाता है? तो कौन सा गणित में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, नए विचारों को शीघ्रता से समझना। अगर प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा तो कोई कार्य को, कोई विचार होगा तो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल्दी समझ लेगा। हाँ, कार्य को तार्किक रूप से सही ढंग से करना, ये भी बात सही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता के लक्षण है, ये भी। अगला है, अपने तरीके को न्याय संगत ठहराने को कहा जाए तब न्यून प्रश्न को दर्शाना, ये बात थोड़ी गलत लग रही है। क्या होगा यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा के प्रश्न पूछते हैं, तो भी एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता के लक्षण अपन को दिख रहे हैं। लेकिन अपने तरीके को न्याय संगत ठहराने का न्यून संप्रेक्षण कौशल को दर्शाना, मतलब वो बातचीत कम करता है लेकिन वो कहता है कि मैं ही होशियार हूँ सर, मैं भी हुई क्लास के अंदर टॉपर तो मैं ही हूँ, मैं कहूँ वो फाइनल, मैं कहूँ 5 + 5 = 15 होते हैं तो आपको 15 मानना पड़ेगा। ऐसी बात थोड़ी होती है भाई।
प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उसके कोई भी रिजल्ट होगा वो सही होगा तभी अपन उसको न्याय संगत ठहराएंगे। अगर वो कोई गलत बात कह रहा है तो उसको अपन न्याय संगत कैसे ठहरा सकते हैं? तो वो प्रतिभाशाली के कतई लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ये प्रतिभाशाली के लक्षण मुझे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला हमारे पास ऑप्शन नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 118। 118 नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प गणित में सृजनात्मकता को दर्शाने वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? मतलब गणित के अंदर जो सृजनात्मक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं ना, वो कोई चीज़ को बनाना, सर्जन करना का मतलब होता है कोई चीज़ का नया रूप धारण करना। नया रूप कोई भी बनाता है वो होता है सर्जन। ठीक है, सर्जन का मतलब होता है किसी का नया रूप धारण करना। तो कौन सी विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? देखिए, नए ज्ञान के निर्माण में समझ, अनुभव और कल्पना शक्ति और तर्क का समावेश करना, ये भी बात सही है कि नए ज्ञान के निर्माण में समझ और अनुभव और कल्पना शक्ति और तर्क का समावेश करना। अगला है ऑप्शन नंबर 2 में अप्रचलित समस्याओं के नए समाधान निर्मित करने में वर्तमान गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, ये भी बात सही है। मतलब वर्तमान के गणितीय ज्ञान में उपयोग करते अगर अप्रचलित समस्याओं के नए समाधान को निर्मित करने के लिए, निर्मित करना मतलब ये निर्मित करना नाम आएगा, मतलब एक आपके सर्जन आ रहा है। समझ और निर्माण करना मतलब समझ आ रहा है, सर्जन कर रहा है। ठीक है, सवालों का उठाना और युक्ति युक्त तर्कों को विकसित करना, सवालों को उठाना है इसका मतलब वो भी निर्माण कर रहा है सवालों का। लेकिन ये गणित की समस्या का समाधान करने में उसको केवल प्रॉब्लम ही सोल्व करना है और सही और गलत के अंदर वो भेद नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला है ऑप्शन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ एक परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए वह बना है उसी गुण का माप करता है तो वो किस परीक्षण कहलाता है? मतलब एक ऐसा परीक्षण है वो जिस गुण के जिसके मापन के लिए वह बना है और उसी का अगर कोई माप करता है तो वो कौन सा परीक्षण कहलाता है? वो कहलाता है वैधता परीक्षण या विश्वसनीयता परीक्षण या वस्तुनिष्ठता परीक्षण या विभेदीकरण। वैधता का मतलब होता है वैलिडिटी, और कोई चीज़ जिसके लिए बना है उसी का अगर मापन करता है। मैं कहूँगा, मैं अगर कहूँगा आपके सामने कि मुझे एक ऐसा आपको टेस्ट लेना है, अपन ऐसी बात करो, अपन को कोई कह दे कि भाई सेकंड ग्रेड गणित का बनाना है और पेपर आपको दे दे अंग्रेजी का, क्या वो वैध होगा, वैलिड होगा? क्या वो पेपर बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। अरे टीचर तो बना गणित का और पेपर दे रहे अंग्रेजी का, क्या वैलिड है? वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। इसका मतलब वो इनवैलिड है। इसका मतलब वो कौन सी कसौटी का मापन नहीं करता? वैधता। अगर उसी गुण का माप करता तो वैधता का मापन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हमारे सामने 120 प्रश्न है। 120वां प्रश्न क्या है? मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? तो मैथेटिक्स अनुक्रमित प्रणाली के प्रवर्तक T.F. गिलबर्ट थे। ध्यान रखना, गिलबर्ट मैथेटिक्स आपके मैथेटिक्स गिलबर्ट G फॉर गिलबर्ट, M फॉर मैथेटिक्स, GM याद रख जाएगा। अगला है बहुसंवेदी अनुदेशनात्मक दृश्य सर्वे सामग्री पर आधारित अनुभव शंकु का प्रवर्तक कौन था? एडगर डेल थे। अनुभव शंकु के प्रवर्तक कौन थे? एडगर डेल थे। अगला, एक ऐसी पाठ्य योजना उपागम जो गणित शिक्षण संबंधी कौशलों के विकास व्यवहार में परिमार्जन हेतु 5 या 10 मिनट की अवधि में 5 या 7 छात्र अध्यापकों के समक्ष
प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है। मतलब आपके सामने मिनट भी कम होंगे और आपके सामने बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, और उसके बाद आपको कोई पाठ योजना उसको बनाया जाता है तो वो कौन सा होगा, माइक्रो टीचिंग होगा। और आपने बीएड के अंदर पढ़ाई होगा कि माइक्रो टीचिंग होती है, तो वो 5 या 10 मिनट होती है और टीचर भी उसके आपके सामने बैठे रहेंगे। यहाँ 4-5 टीचर बैठे रहेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आगे खड़ा होकर बोर्ड पे पढ़ा, तो वो पढ़ागे और उसको बाद में ये टीचर्स आपको नंबर दे देंगे। तो वो कौन सा होगा, माइक्रो टीचिंग, यानी उसे बोलती हैं सूक्ष्म शिक्षण उपागम। अगला हमारे पास 123 नंबर 123 नंबर है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य के लेखन का उपागम नहीं है। कौन सा अनुदेशनात्मक लेखन का उपागम नहीं है। रॉबर्ट मेगर उपागम बिल्कुल है, रॉबर्ट मिलर उपागम बिल्कुल है, RCEM ये भी है, NIPD ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। समझ आई बात। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A भी होगा, ऑप्शन नंबर B भी होगा, ऑप्शन नंबर D भी होगा। ये आपकी अनुदेशनात्मक उद्देश्य के लेखन का उपागम नहीं है। समझ बात। अगला 124 में कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण है। गणित में कौन सा खुले प्रश्न का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है 10 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 10 के गुणनखंड तो फिक्स ही होंगे, जितने हैं उतने ही होंगे, उसके अलावा आप अनुमान नहीं लगा सकते। एक आयत जिसकी भुजा भी फिक्स दी थी तो परिमाप उसका फिक्स ही होगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते। मतलब उसके अंदर 2 3 3 या खुला दिमाग नहीं है आपका, इसमें फिक्स दिमाग है, इसमें भी फिक्स दिमाग है। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले अंतःगणों को जोड़ दिया जाता है तो कितना आएगा परिमाण, वो भी फिक्स ही होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको 6 संख्याओं का एक समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, ये खुले दिमाग वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो पेपर था वो था हमारे पास 2018 का था पेपर, और वो भी एक देखो एकदम पोर्ट की जो की है ना उसको मैंने लिया है, देख लो लास्ट में आपके सामने अपलोड की वेबसाइट में 2020 के अंदर ये वापस दी हुई कुंजी थी उसको लिया है, ठीक है, रिवाइज्ड। अगला हमारे पास पेपर आएगा 2018 का सामान्य शिक्षा का पेपर था, वो संस्कृत शिक्षा विभाग का था, ये सामान्य शिक्षा विभाग का पेपर था। सामान्य शिक्षा विभाग 2018 का पेपर था, बहुत ही बेहतरीन पेपर था। और उस पेपर के अंदर शिक्षण विधियों के प्रश्न कैसे आए उनको हम लोग पढ़ेंगे। आप क्या करना मेरे साथ साथ, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तो इस चैनल के बारे में बताएं, और इस चैनल को सपोर्ट जितना ज़्यादा करोगे आप उतना अच्छा रहेगा।